हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। बायोलॉजी का आपका एचबीएससी बोर्ड का एग्जाम हो चुका है। सीबीएसई का भी 25 मार्च को होने वाला है। उसी के लिए एक हम मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर लेकर आए हैं आज, वो हम करवाएंगे। आपका एचबीएससी का अगर हम देखें तो जो 15 मार्च को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसके लिए एक मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो कल हम डालने वाले हैं, जिसमें ऑल ओवर मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वो उसके अंदर काउंट किए हमने। मोस्टली एग्जाम आपका वहीं से आने वाला है। तो चलिए, आज बायोलॉजी का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सीबीएसई के लहजे से ये काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। वन ट्रॉपिक लेवल से किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी जाती है वो कितनी परसेंट जाती है? 10% एनर्जी पास होती है। आपके हमने बेटा 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मॉडल पेपर है ना, वो करवाए थे। उसके अलावा दो मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियोस भी डाली थी, जिसमें 60 से 70 एमसीक्यू हमारे थे और एक 70 से 75 के आसपास जो क्वेश्चन भी हमने एक वीडियो में डाले थे। मोस्टली आपका वहीं से पेपर कवर अप हुआ था। और कुछ जो क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस पर थे, वो आपके जो 10 वीडियो हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड की डाली थी, बहुत सारे बच्चों ने वो मिस कर दी थी। तो आपका एग्जाम वहीं से आया था। तो सीबीएसई वाले जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, वो हमारी जो पिछली 10 वीडियो है ना, उनको जरूर देख लें। एचबीएससी के रिगार्डिंग जो दो वीडियो है, अगर टाइम मिले तो वो भी देख लेना। अदरवाइज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 वीडियोज है ना, वो बिल्कुल आपको देखकर ही जानी पड़ेंगी अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इन ए पॉपुलेशन द कंडीशन एट विच द रेट ऑफ एडिशन ऑफ फ्यू मेंबर्स is more than the rate of individual lost indicates. A question beta, rate in which condition rate of addition of new member is more than the rate of individuals lost indicates. आपने बताना बेटा, जो नए मेंबर्स का रेट है ना, वो ज्यादा कब होगा? इसमें जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है, फ्लक्चुएटिंग ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल या फिर डिक्लाइनिंग। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है बेटा, जो नए मेंबर है ना, उनका रेट ज्यादा पा जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कुछ ऐसा कर्व आपका बनता है जिसके अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। इसके अंदर जो कुछ क्राइटेरिया है ना, स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिए जाते हैं, जैसे फूड जो है ना वो अनलिमिटेड होना चाहिए, स्पेस अनलिमिटेड होना चाहिए, प्रेडेटर्स नहीं होने चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। ऐसी किसी स्पीसीज के पास कंडीशन नहीं है ह्यूमंस को छोड़कर। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसमें पाई जाती है? ओनली इन ह्यूमंस। नेक्स्ट है, हॉटस्पॉट आर प्लेस अवेयर। हॉटस्पॉट कौन से प्लेसेस हैं? हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस, बिल्कुल ठीक है। जो हॉटस्पॉट रीजन पाए जाते हैं ना, हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं? ऐसे रीजन जहां पर बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम पाई जाती है। अगर हॉटस्पॉट की हम बात करें, टोटल 34 हॉटस्पॉट है और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें इंडिया के आसपास अगर कुछ पूछा है तो उनमें श्रीलंका है, वेस्टर्न घाट हमारा रहने वाला हिमालयाज है। ये जो रेंज है, ये हमारे हॉटस्पॉट के अंदर आती है। तो हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस भी होता है। ऑल ऑफ दीज है। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म्स, बिल्कुल एंडेमिक स्पीसीज वहां पर पाई जाती हैं। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाने वाली स्पीसीज है ना, उनको बोलते हैं एंडेमिक। जैसे फ्लोरा और फना है, किसी एक स्पेसिफिक रीजन में पाई जाती है स्पीसीज। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस, ये भी ठीक हमारा ऑल ऑफ द अबो रहने वाला है। स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा पाई जाती है हॉटस्पॉट रीजन में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज। हार्मोन रिलीज करने वाली आईयूडी बतानी बेटा। देखो, आईयूडी में पूछा जाता है, एक तो नॉन हार्मोनल भी पूछ सकता है और पूछ सकता है हार्मोनल। ऐसी आईयूडी बेटा नॉन हार्मोनल है। जिस तरह इसका नॉन हार्मोनल का अगर पूछे तो लिपिस लूप है बेटा। एग्जाम्पल आपका रहने वाला है लिपिस लूप। हार्मोनल और इसके अलावा है बेटा कॉपर रिलीजिंग भी है। तो ये तीन तरह की मेन आईओडी हम पढ़ते हैं। जो नॉन हार्मोनल है लिपिस लूप है। कॉपर टी की अगर पूछे कॉपर रिलीजिंग, तो उसमें हमारी कॉपर टी आती है, CU7 है, और मल्टीलोड 375। ये तीनों ही क्या है? कॉपर रिलीजिंग है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कॉपर क्या काम करता है? कॉपर आयन जो होते हैं ना,
वो डीमोबिलाइज कर देते हैं किसको, स्पर्म को, उनकी जो मोटिलिटी है ना उसको डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें पूछा बेटा हार्मोनल पूछ रखी है, तो मल्टीलोड तो हमारी किसमें आ गई, कॉपर रिलीजिंग में। वोल्ट्स जो है ये हमारे बैरियर मेथड में आते हैं, ये भी सर्विकल कैप भी। LNG-20 हमारी कौन सी है, हार्मोन रिलीजिंग है। इसके अलावा प्रोजेस्टर एस्टर भी है हमारी, वो भी क्या है, एक तो LNG-20 और एक प्रोजेस्टर एस्टर, ये क्या है, दोनों ही हार्मोन रिलीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अमंग द फॉलोइंग स्टेम सेल विच आर फाउंड इन अम्बिलिकल कोर्ड, अम्बिलिकल कोर्ड में कौन सी स्टेम सेल पाई जाती हैं, अडल्ट स्टेम सेल नहीं पाई जाती, कोर्ड ब्लड स्टेम सेल भी नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल किस में पाई जाती हैं, हमारी अम्बिलिकल कोर्ड के अंदर पाई जाती है। अम्बिलिकल कोर्ड कौन सी होती है बेटा, जो प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट देखिए, माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ, दो तरह के एसोसिएशन पढ़ते हैं जिसमें एक तो हमारा है माइकोराइजा और एक होता है लाइकन्स। लाइकन्स में क्या है, एल्गाई के साथ फंजाई एसोसिएशन कर लेती है। फंजाई क्या करती है, वाटर न्यूट्रिशन की सप्लाई देती है वाटर से, और एल्गाई क्या करती है, फिर उसको जो फंजाई है उसको फूड प्रोवाइड करवाती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाती है। माइकोराइजा के अंदर भी क्या है, फंजाई प्लस में लार्ज प्लांट है बेटा। इसमें अगर स्मॉल प्लांट है जैसे फंजाई के साथ एल्गाई है तो लाइकेंस के अंदर आ जाती हैं, और अगर लार्ज एसोसिएशन की बात करें तो माइकोराइजा होता है। इसमें माइकोराइजा का एग्जाम्पल पूछ रखा है, पैरासाइटिज्म, सेप्रोट्रोपिज्म है, थायरोक्सिन, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस हमारा आंसर रहने वाला है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं माइकोराइजा लाइकेंस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें म्यूचुअलिज्म होता है ना, वो सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म पाई जाती है उसके साथ एसोसिएट कर लेते हैं, जिसमें दोनों का ही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है, इन टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज more parental type offsprings were produced than the recombinant type offsprings that indicate chromosomal failure है, नहीं। the two genes are located on two different chromosome, ये भी नहीं है। both of the characters are controlled by more than one gene, नहीं। the two genes are linked on the present on the same chromosome, एक ही क्रोमोसोम पर क्या है, दो जीन लिंक पाई जाती हैं, और उससे हम क्या है, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व होता है, टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस किस में किया जाता है बेटा, जो डाई हाइब्रिड जीन होती है ना, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो ऑर्गेनिज्म सीड बनते हैं उनको चेक करने के लिए क्या है, जो पेरेंटल रिसेसिव ट्रेट जो होता है ना उसके साथ मीटिंग कराई जाती है उसकी। नेक्स्ट एक डायग्राम दे रखा है, ये कितनी बार ही आ चुका सीबीएसई में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट है, मिलर एक्सपेरिमेंट है। इसमें बताया गया है, आपने बताना है ए के अंदर क्या है, एक जो है ना हमारे बेटा ये इलेक्ट्रोड्स है, बी यहाँ पर क्या है, इस बी में हमारी कुछ गैसेस है, प्रिमिटिव गैस जो हमारी अर्थ पर थी। सी के अंदर क्या है, यहाँ पर कंडेंसर लगा रखा है, ठंडा पानी कंडेंस करने के लिए। ई के अंदर क्या है, यहाँ पर एफिलेंट निकल रहा है, और डी क्या है, ये हमारा वैक्यूम पंप है बेटा। अब देखिए इलेक्ट्रोड है ए में, बी के अंदर गैसेस है, सिर्फ दो गैस नहीं है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन, हॉट वाटर गलत है, अमोनिया, हाइड्रोजन है, वाटर है, मीथेन है, और सी के अंदर कोल्ड वाटर है, डी में वैक्यूम और ई में यू ट्रैप। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा बेटा। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर तो हमारा एफिलेंट ट्रैप के अंदर, यू ट्रैप के अंदर ये कुछ इनिशियल गैसेस हैं जो हमारी अर्थ पर थी ठंडा वाटर कंडेंसर के लिए, और यहाँ पर डी में हमारा क्या है, वैक्यूम है, और ए क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। तो ये हमारा सी आंसर इसमें रहने वाला है। उरे मिलर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना भी आ जाता है, या फिर इसमें पूछ लेता है जो उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट जो था, इसमें कौन कौन से प्रोटीन मिले थे, कितने दिन के बाद मिले थे। ये एक्सपेरिमेंट चला था बेटा 18 दिन तक। गैलेनिन जैसे कुछ प्रोटीन इसके अंदर मिले थे, एस्पेरिटिक एसिड मिला था, एलेनाइन मिले थे। नेक्स्ट है, इन ए पार्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ
ये क्वेश्चन बेटा HBSC में भी आया था, HBSC के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन कि जो डिकम्पोजिशन का रेट है ना वो कब डिक्रीज होता है, जब ये चीजें कम हो जाती है, लिग्निन और काइटिन्स, इनका दोनों का अमाउंट ज्यादा होगा ना तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाती है, क्योंकि ये रिजिड मैटर है, इनको डिकम्पोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो इज ए पेडिग्री चार्ट ऑफ ए फैमिली विद 5 चिल्ड्रन। एक पेडिग्री दे रखा है, ये फीमेल है इस तरफ, ये मेल है, ये 5 इसकी प्रोजेनी है जिसमें ये दोनों अफेक्टेड है और ये 3 क्या है, अनअफेक्टेड है। अब बताना बेटा इसमें, इफ इट शो it shows the inheritance of attached earlobes as opposite to the free ones। अब इसमें क्या है, जो ये डार्क वाला दे रखा है ना, इसमें ईयर लोब अटैच है, जो ये होता है ना बेटा, ईयर पिना के नीचे जो ये लोब होता है, ये इस तरह स्किन के साथ अटैच होता है और फ्री होता है। तो इसने कहा है कि इन दोनों के अंदर क्या है, अटैच है, और ये क्या रिसेसिव ट्रेट है, फीमेल इन और the square represent male and circle represent female. Which one of the following conditions show which drawn in is correct। अब इसने दिया बेटा, ये जो दोनों है ना इनके ईयर लोब कनेक्टेड है, मतलब ऐसे जुड़े हुए हैं, और बाकी इनके क्या है, इनके फ्री है सभी के, पेरेंटल में दोनों के ही फ्री थे, तो ये रिसेसिव ट्रेट है। और रिसेसिव ट्रेट अगर डोमिनेंट प्रेजेंट होता तो शो नहीं करता है। तो इसमें क्या है, इसके पास भी जो 2 क्रोमोजोम थे ना, जैसे ये दोनों क्रोमोजोम है, इनमें से एक क्रोमोजोम जो होगा उसके ऊपर क्या है, ये रिसेसिव ट्रेट मिलेगा, ईयर लोब ज्वाइंट वाला। जो दूसरा है फीमेल, अगर फीमेल के 2 क्रोमोजोम देखें तो उनमें भी क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट मिलेगा। अब दोनों में एक एक रिसेसिव है, ये क्या है, ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव है, ये रिसेसिव है। एक भी अगर डोमिनेंट है तो उसमें रिसेसिव ट्रेट स्प्रेस हो जाता है, इसलिए इन दोनों के अंदर क्या है, जो रिसेसिव ट्रेट है वो स्प्रेस हो चुका है, इनमें ईयर लोब ज्वाइंटेड नहीं है। लेकिन अगर मान लो जो गैमेट बनेंगे ना, ये क्रोमोजोम एक तरफ जिसके ऊपर ये ट्रेट है, और दूसरी तरफ से अगर मान ले हम ये क्रोमोजोम आ गया जिसके ऊपर भी रिसेसिव ट्रेट है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, ये मेल में भी जा सकते हैं, फीमेल में भी जा सकते हैं दोनों। तो ये क्या बनेगा फिर, ये रिसेसिव हो गया, टोटल रिसेसिव हो गया इसमें दोनों, तो इसके ईयरलोब जुड़े हुए मिलेंगे। तो यही कंडीशन है बेटा, मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, हेट्रोजाइगस है। पेरेंट्स आर होमोजाइगस नहीं है, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, हाँ पेरेंट हेट्रोजाइगस है, लेकिन ट्रेट क्या है बेटा इसमें, रिसेसिव और डोमिनेंट है। पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव, ट्रेट्स द ट्रेट इज वाई लिंक्ड नहीं है, वाई लिंक्ड नहीं है, वाई लिंक्ड होता तो फिर फीमेल में तो जाता ही नहीं है ट्रेट। द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट है। पेरेंट्स में क्या बेटा, जो पेरेंट्स है उनमें क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे इनके अंदर। होमोजाइगस जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, ये वाला क्या है, डोमिनेंट है, ये वाला डोमिनेंट है। जो दूसरा बच गया हेट्रोजाइगस वो रिसेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, अल्फा इंटरफेरोन्स एक्ट एज, अल्फा इंटरफेरोन्स बता रखा है कैसे एक्ट करता है, एलर्जन है, कार्सिनोजिन है, या सेडेटिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। कार्सिनोजिन है बेटा, एल्टा अल्फा इंटरफेरोन्स कैंसर का जो डिटेक्शन है ना, जो क्योर है कैंसर का उसमें काम करता है, ये कार्सिनोजिन के ऊपर क्या है, अटैच हो जाता है। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, इन्फेक्टेड सेल से कोई दूसरी सेल इन्फेक्टेड ना हो तो एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको इंटरफेरोन्स बोलते हैं। ये इंटरफेरोन्स के ऊपर भी HBSC क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, an interesting property of restriction enzyme is molecular cutting A and pasting। restriction enzyme typically recognize a symmetrical sequence of DNA। एक सीक्वेंस दे रखी है बेटा, यहां से अगर इस डीएनए को काट दिया जाए ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको यहाँ से काट देता, तो ये जो सेल है ना ये स्टिकी एंड होते हैं, ब्लंट एंड स्टिकी एंड होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, बोथ आर स्टिकी एंड ब्लंट एंड, क्योंकि ये एंड दोबारा चिपक सकते हैं, स्टिकी एंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर जो टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजन असर्शन रीजन है, असर्स दे रखा है बेटा 13 क्वेश्चन में,
जनरली ए वुमेन डज नॉट कंसीव ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, बिल्कुल ठीक है ये बात। लैक्टेशन पीरियड जो होता है ना, उसके अंदर क्या है, फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं होती। इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमिनेरिया। कॉन्ट्रासेप्टिव में जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक वो है, ये टाइप है। रीजन दे रखा है, हार्मोन प्रोलैक्टिन इनिशिएट एंड मेंटेन लैक्टेशन इन द पोस्टपार्टम वुमेन। पोस्टपार्टम वुमेन कौन सी होती है बेटा, प्रेगनेंसी के बाद जो टाइम पीरियड होता है ना, सॉरी फॉर ग्लिच बेटा, देखिए 13 क्वेश्चन एक असर्शन रीजन था हमारा, हमने पढ़ा जनरली ए वुमन डज नॉट कंसीव ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है ये बात। लैक्टेशनल एमिनेरिया होता है जिस कंडीशन में जो फीमेल है ना वो कंसीव नहीं कर पाती। रीजन दे रखा है बेटा इसका कि जो प्रोलैक्टिन है ना, हार्मोन है प्रोलैक्टिन, इनिशिएटेड एंड मेंटेन लैक्टेशन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मेंटेन करता है लैक्टेशन को इन ए पोस्टपार्टम वुमेन। पोस्टपार्टम वुमेन क्या है, सॉरी डिलीवरी के बाद का जो टाइम पीरियड है ना, बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम वुमेन। तो दोनों ही बात ठीक है, लेकिन इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बेटा क्यों कंसीव नहीं कर पाती वो। तो बी आंसर हमारा इसमें रहने वाला है कि दोनों ही ठीक है। 14th हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट आर गिवन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ठीक है ये बात है। ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट करना होता है ना तो इम्यूनिटी सप्रेसर दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसर साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है बेटा। साइक्लोस्पोरिन क्या है, इम्यूनिटी सप्रेसर है। ये भी एक नंबर में आ सकता है। क्यों दिया जाता है, ताकि हमारी इम्यूनिटी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना करे। जो फेगस सेल है ना, फेगोसाइट्स मैक्रोफेगस, उनको सप्रेस कर दिया जाता है। रीजन इसका ट्रांसप्लांटेड टिश्यू हैज एंटीजन विच स्टिमुलेट द स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू द रिसेप्टर। ये बात भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है बेटा ये कि जो भी हमने ट्रांसप्लांट किया जो टिश्यू, उसके ऊपर एक एंटीजन है, उसके ऊपर क्या एक एंटीजन है जो स्टिमुलेट करता है किस चीज को, हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को, कि उस एंटीजन से हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, उसको मारना स्टार्ट कर देती है उस ऑर्गन को। तो इसलिए इम्यूनोसप्रेसर दिया जाता है। तो दोनों ही बात ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है ये इसकी। तो ए आंसर रहने वाला हमारा 15th है। The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climate factor, ठीक है ये बात कि जो डिकम्पोजिशन का रेट है ना वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, डेट्रिटस की कंपोजिशन पर और क्लाइमेट कंडीशन पर। रीजन इसका बेटा वार्म एंड मोस्ट इन्वायरमेंट डज नॉट फेवर डिकम्पोजिशन, ये बात गलत है। वार्म और मोस्ट इन्वायरमेंट क्या है, डिकम्पोजिशन के फेवर में होता है ये चीज, डिकम्पोजिशन फास्ट होती है इस कंडीशन में, वार्म हैबिटेट में, मोस्ट हैबिटेट में। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है हमारा। सी आंसर रहने वाला इसमें हमारा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 16 क्वेश्चन देखिए, असर्शन है जीन फ्लो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। जीन फ्लो क्या करता है, जेनेटिकल वेरिएशन लेकर आता है। जीन फ्लो में क्या है, उसमें जीन एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में चली जाती है। रीजन क्या है इसमें, द रेंडम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील्स इनटू रिसेप्टेंट रेसिपेंट पॉपुलेशन एंड देयर रिमूवल फ्रॉम द डोनर पॉपुलेशन अफेक्ट अलील फ्रीक्वेंसी, ये बात भी ठीक है। इसमें क्या बेटा, रैंडम इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अलील, किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर कोई नया एलील अगर रैंडमली इंट्रोड्यूस हो गया ना, उससे क्या रिमूवल फ्रॉम द डोनर पॉपुलेशन अफेक्ट अलील फ्रीक्वेंसी, क्या उसमें अफेक्ट होगी। जो आरडी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम था ना, उसमें भी यही बात बताई गई थी कि जो जीन का फ्लो है ना, अलील्स अगर रैंडमली नए इंट्रोड्यूस हो गए तो उससे क्या है, फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होगी। तो दोनों ही बात ठीक है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा ये। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, संगीता हैज डेवलप्ड ए ट्रांसजेनिक काउ। एक पर्सन है संगीता जिसने क्या ट्रांसजेनिक काउ डेवलप की है। सी वांट टू ग्रो दिस क्रॉप डायरेक्टली, सी वांट्स टू ग्रो दिस क्रॉप डायरेक्टली इनटू द फील्ड। ओ सॉरी, काउ क्रॉप है बेटा। कई बार क्या होता है ना, मतलब माइंड में कुछ और बातें चल रही होती हैं, जैसे अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड की और वीडियो लेकर आनी है, किस तरह से जो सिलेबस आपका नीट की तैयारी आपकी करवानी है, तो डाइवर्ट हो जाता कई बार दिमाग, हम पढ़ा कहीं रहे हैं और दिमाग कहीं और चला जाता है। तो देखिए इसमें क्या है,
संगीता ने क्या डेवलप किया, ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप किया बेटा, और उसने उस क्रॉप को क्या है फील्ड में ग्रो करवाना। विल यू अलो टू डू सो, व्हाट विल यू सजेस्ट हर। अब क्या है, संगीता ने ना ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई है और वो उसको खेत में उगाना चाहती है, तो आप क्या उसको अलो करेंगे। हम क्या बेटा, जो जेनेटिकल अप्रूवल कमेटी होती है ना, वो उसको अप्रूवल नहीं करेंगी। जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है ना, ये उसको अलो नहीं करेगी। क्यों अलो नहीं करेगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ हम इसके अप्रूवल के बिना जेनेटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज नहीं कर सकते। उससे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हम ये उसको सजेस्ट करेंगे, सबसे पहले उसको क्या है अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी ट्रांसजेनिक बना सकती है वो। नेक्स्ट है, रीड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द गिवन सेगमेंट ऑफ एमआरएनए एंड रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन दे रखी बेटा, इसकी सीक्वेंस है यहाँ पर एमआरएनए में AUG है, UUU है, और इस तरह से ये सारी चीज दे रखी है। अब आपने आंसर देने हैं बेटा। पहला है कि वेलाइन और प्रोलाइन, इनके लिए कौन सा कोड है, गिवन है बेटा, कितना आसान। देखिए ये क्या हमारा वेलाइन है, ये कोड, तो इसके लिए कौन सा कोड है GUU। दूसरा है हमारा प्रोलाइन के लिए कौन सा कोड है CCU, साइटोसिन, साइटोसिन और यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ DNA स्ट्रैंड फ्रॉम विच द mRNA वाज ट्रांसक्राइब्ड। न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस बतानी चाहिए ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई या ऐसे शुरू हुई है, तो कौन सी बेटा ये AUG। AUG क्या स्टार्ट कोडोन होता है ना, स्टार्ट कोडोन है बेटा ये। नेक्स्ट है, व्हाट डज द लास्ट कोडोन ऑफ दिस RNA स्ट्रैंड। लास्ट कोडोन क्या बेटा UAA है, और ये क्या हमारा स्टॉप कोडोन है। इसके अलावा स्टॉप कोडोन और कौन से होते हैं, UAG और UGA, ये तीनों ही क्या हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं। याद रखने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया आया, ये स्टॉप कोडोन है तीनों हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19th है, इन द डायग्राम गिवन बिलो शो द पाथ ऑफ ए पोलन ट्यूब फ्रॉम द पोलन ऑन द स्टिग्मा इनटू द एम्ब्रोसेक। एम्ब्रोसेक देखिए बेटा, यहाँ पर एक इस एम्ब्रोसेक के ऊपर क्या गिवन है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर लैंड हो चुके हैं, और यहाँ से क्या बनेगी हमारी पोलन ट्यूब बनेगी, ऐसे उल्टी बना दी, ऐसे पोलन ट्यूब बनेगी और एंटर करेगी यहाँ पर इसमें। तो क्वेश्चन क्या है इस पे गिवन, इसके क्वेश्चन का, अच्छा, नेम द कंपोनेंट ऑफ एग अपरेटस। एग अपरेटस के कंपोनेंट्स के नाम बताने हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो इसके अंदर जो कंपोनेंट है एग अपरेटस में क्या क्या चीजें हैं, एग यहाँ पर देखो, ये हमारी एम्ब्रोसेक है, इस एम्ब्रोसेक के अंदर 3 सेल तो यहाँ पर होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं एंटीपोडल। 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर बीच में पड़ी होती हैं। यहाँ पर क्या होती है बेटा, यहाँ पर हमारी क्या है एंटी सेंडरगिड्स है, और एक यहाँ पर हमारी क्या है एग सेल होती है। इन तीनों सेल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं एग अपरेटस। तो एग अपरेटस में क्या है, एक तो हमारा एग है और 2 क्या हमारे साइनर गिड्स है। साइनर गिड्स के ऊपर यहां पर क्या लगे होते हैं फिलीफोम अपरेटस या फिलीफोम सेल, तो ये कंपोनेंट है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ABCD रेफरेंस टू द गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। गैमेटोजेनेसिस बतानी इन ह्यूमंस के अंदर इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। निकलता कहां से है, ये हमारे हाइपोथैलेमस से, वहां से फिर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। तो 2 हार्मोन निकलते हैं, एक LH है, एक FSH है। LH से कौन सी चीज स्टिमुलेट होती है बेटा, LH से स्टिमुलेट होती है लेडिग सेल, लेडिग सेल। FSH किसको स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल से कुछ
फैक्टर रिलीज होते हैं बेटा। फैक्टर क्या करते हैं, स्पर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्पर्मेशन में हेल्प करते हैं। और लेडिंग सेल से क्या रिलीज होता है, एंड्रोजन रिलीज होता है लेडिंग सेल से। एंड्रोजन किसको रिलीज करता है, एंड्रोजन किसको स्टिमुलेट करता है, फिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ए में हमारा लेडिंग सेल जो एंड्रोजन को रिलीज करेगी, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। एफएसएच से क्या है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे फैक्टर रिलीज होते हैं। रो फैक्टर क्या करते हैं, सर्टोली सेल से जो एड एम्बेडेड होते हैं ना, स्पर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ हैज द बैक्टीरियम बैसिलस अथोरेंजेनेसिस हेल्प इन द कंट्रोल कैटरपिलर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। जो बीटी होता है ना बेटा, बैसिलस अथोरेंजेनेसिस, इसको हम कई उनमें डाल देते क्रॉप्स के अंदर, ये जीन ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसका एक प्रोटीन होता है बेटा, क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन ये रिलीज करती है। और क्राई प्रोटीन से फिर क्या होता है, क्राई प्रोटीन को जैसे ही स्क्रोप को इंसेक्ट खाते हैं ना, तो ये क्राई प्रोटीन स्पेसिफिक इंसेक्ट को क्या करता है, उनकी बॉडी में जाने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या है, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो उनकी गट में जैसे ही पहुंचेगा ना ये, तो गट में क्या है, उनको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा और ये क्या हो जाएगा, क्राई प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा और रप्चर कर देता है उनकी गट को, जिससे वो मर जाते हैं। हमारी क्रॉप प्रोटेक्टेड रह जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। बैसिलस थुरिंजेंसिस एक क्राई प्रोटीन बनाता है। इसने हमारी बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं बनाया था ये क्राई प्रोटीन का। कहीं आप सोचो कि जो बीटी है उसका जो क्राई प्रोटीन है उसका क्या काम है, उसका काम है भाई, हम उसको क्रॉप्स में ऐड कर दिया, जिससे इंसेक्ट उसको खाएंगे, उनकी गट में जाकर वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो मर जाएंगे। इसने अपने लिए बनाया था इस इंसेक्ट ने। जैसे इस जो बेस्ट बैक्टीरिया ने, सॉरी, जैसे इस बैक्टीरिया को कोई इंसेक्ट खाएगा ना, तो उसकी गट में जाकर वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो मर जाएंगी। तो अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था इसने, हमने भी यूज कर लिया साथ में इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। व्हाट इज द रोल इन द स्टमक। LAB क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। हमारे वुमेन स्टमक में क्या रोल है इनका, हमारे स्टमक में ये बेटा जो मिल्क प्रोटीन है ना, उनको डाइजेस्ट करते हैं। पहला काम तो इनका ये है। और क्या काम है, ये कुछ स्पेसिफिक जो पैथोजन होते हैं ना, उनकी ग्रोथ प्रोहिबिट करते हैं। उनकी ग्रोथ जो है ना उसको रोकते हैं ये। तो ये काम है इनके। साथ में कुछ डिजीज को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं LAB। और विटामिन B12 तो मिलता ही है लैक्टिक एसिड से, जो कर्ड के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ जेनेटिक कोड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको जेनेटिक कोड दे रखे हैं बेटा, 64 जेनेटिक कोड होते हैं, जिसके अंदर से 61 क्या है, कोडोन है फंक्शनल। और जो 3 कोडोन है वो क्या है, स्टॉप कोडोन। इन 3 का क्या नहीं मिलता, tRNA नहीं पाया जाता इन तीनों का। हाउ मेनी कोडोन कोड्स फॉर अमीनो एसिड एंड हाउ मेनी डू नॉट। यही बात बताई अभी मैंने कि 61 तो कोड करते हैं और 3 कोड नहीं करते। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब इसने पूछा बेटा अनएम्बिगस एंड स्पेसिफिक कोडोन्स। जैसे AUG है, ये किसको कोड करता है, मिथोनिन को। इसको छोड़ के किसी दूसरे को कोड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, डी जनरेशन कोड। डी जनरेशन कोड का एग्जांपल यहां से आप ले सकते हैं डी जनरेशन कोड का। जैसे सेरिन है बेटा, इसके लिए ये भी कोड करता है, ये भी कोड करता है, ये भी कोड करता है और ये भी कोड करता है। ये एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कई सारे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड का मतलब क्या है कि हमारे अंदर, जैसे मिथोनिन को ही ले लेते हैं हम, चलो मिथोनिन को, हर बार मिथोनिन को क्यों ले, अब की बार कोई दूसरा ले लेते हैं। हमने ले लिया, मान लो बेटा एलेनिन को ले लेते हैं हम। जो एलेनिन है, जैसे हमने ले लिया एलेनिन को, GCU किसके लिए कोड करता है, एलेनिन के लिए कोड करता है। यूनिवर्सल कोड में क्या, हमारी बॉडी के अंदर भी ये इसी को कोड करेगा,
किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी उसी को कोड करेगा। तो जितने भी यूनिवर्स हमारी अर्थ पर ऑर्गेनिज्म है ना, सम बैक्टीरिया को छोड़कर, एक्सेप्ट सम वायरस, बैक्टीरिया भी नहीं बेटा, कुछ वायरस को छोड़ गए, ये क्या है, सभी के लिए एक ही जैसा कोड करेगा कि जो GCU है ये एलेनिन के लिए कोड ही करेगा हर बॉडी के अंदर। इनिशिएटर कोडोन AUG, एग्जांपल क्या है इसका, स्टार्ट कोडोन है ये। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिफाइन एंड डिजाइन ए टेस्ट क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस डिफाइन करना है और डिजाइन करना है। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटा, टेस्ट क्रॉस है हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, सॉरी हाइब्रिड जो गेमेट्स है ना, हाइब्रिड जो सीड है उनको चेक करने के लिए ये बनाया जाता है। इसको बनाकर देख लेते हैं एक बार हम। जैसे एक डोमिनेंट प्लांट को रिसेसिव के साथ हमने मेटिंग करवा दी, तो ये हमने इसके अंदर जो सीड है वो मिलेंगे, सारे के सारे क्या हैं, हाइब्रिड है। जो गैमेट्स इनकी है वो सारे के सारे एट्रोगैमेटी मिलेगी सभी में। अब इनको हमने क्या है, ये F1 जनरेशन थी, F2 के लिए क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। सेल्फ मेटिंग के बाद जो हमने मिलेंगे सीड वो कौन सी होंगी, हमने अब इनको जो एट्रोगैमेटी थी इनके अंदर एट्रोगैमेट्स को फ्यूजन करवा दिया, तो अब मिलेंगे हमने कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल। इसमें हमने तीन जो प्लांट मिले ना हमारे, वो क्या है, टाल, एक ड्वार्फ है, क्योंकि तीन के अंदर क्या है हमारे कम से कम एक कैपिटल T सभी में है। जैसे इसमें तो दो है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो इनमें क्या है, टॉल मिलेंगे हमने प्लांट। लेकिन ये जो दो सीड है ना, इनका हमने नहीं पता कि कौन इन तीन में से कौन से ऐसे जो सीड हैं जो एट्रोगेमेटी रखते हैं। इसको चेक करने के लिए ही क्या करते हैं, हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम इसमें कि हमने ये सीड ले लेने हैं, हमारे पास ये सीड है, ये तीन सीड है। अब इनको टेस्ट क्रॉस करना है, पहले इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं। रिसेसिव जो प्रोजेनी है ना, रिसेसिव प्रोजेनी कौन सी है, ये है रिसेसिव प्रोजेनी, ये थी हमारी रिसेसिव प्रोजेनी। इसके साथ टेस्ट क्रॉस होता है, पहले इसका ले लेते हैं हम। तो इसमें क्या, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल। तो इसमें हमने क्या मिला, 100% टॉल प्लांट मिलेंगे। इसका मतलब जिसके साथ हमने इस सीड को, इस ये जो सीड था हमारा, इन जिसके साथ इसकी मेटिंग कराई वो क्या था, प्योर था, कंप्लीट। अब दूसरा सेकंड स्टेप, सेकंड चांस ले लेते हैं। अब इसके अंदर भी हमने रिसेसिव ही लेनी है, लेकिन इसमें हमने सीड इनमें से कोई भी एक ले लिया। तो हमारा कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल। तो इसके अंदर हमारे जो 50-50% है ना, 50% क्या हो गए, टाल है, और ये 50% क्या हमारे ड्वार्फ मिलेंगे। तो इस तरह के प्लांट्स में क्या है, अब हम बता सकते हैं कि इसमें एट्रोगैमेटी मिलेगी। एट्रोगैमेटी किसमें पाई जाती है, जिसमें 50-50% मिलेंगी, इसी को बोलते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस। ये था हमारा टेस्ट क्रॉस, और इसको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। कॉमनसेलिज्म, पैरासाइटिज्म, कैमोफ्लाज, म्यूचुअलिज्म और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, सभी को डिफाइन करना है। कॉमनसेलिज्म क्या होता है बेटा, कॉमनसेलिज्म इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज है, दो स्पीसीज के बीच में वो इंटरेक्शन जिसमें एक का तो बेनिफिट है और एक न्यूट्रल है। इसमें क्या है, एक का तो क्या है, इसमें बेनिफिट और एक न्यूट्रल है। तो ये कॉमनसेलिज्म का इंटरेक्शन है कि दो स्पीसीज जिसमें एक का बेनिफिट हो रहा है और एक न्यूट्रल है, ना बेनिफिट उसका ना कोई नुकसान है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, एपीफाइट्स ऑन मैंगो प्लांट ले सकते हैं कि मैंगो प्लांट क्या है, उसमें अच्छे एक्सपोजर के लिए उनके लीव्स के ऊपर, स्टेम ब्रांचेज के ऊपर क्या है, एपीफाइट्स ग्रो कर जाते हैं।
मैंगो प्लांट का कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई उसका उसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन एफिफाइड्स का कुछ फायदा हो रहा है। तो ये एग्जांपल इसमें ले सकते हैं हम एमेंसेलिज्म। पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म में क्या है, पैरासाइटिज्म के अंदर बेटा एक स्पीसीज का तो नुकसान है और एक का क्या बेनिफिट है। नुकसान किसका है, होस्ट का, और बेनिफिट किसका, पैरासाइट का। पैरासाइट का तो बेनिफिट होगा इसमें, और जो होस्ट है जिसके अंदर वो पैरासाइट है, जिसकी बॉडी के ऊपर वो पैरासाइट है, जैसे अमरबेल का ले सकते हैं हम, ये और भी बहुत सारे पैरासाइट है। मॉस्किटो का ले सकते हैं, मॉस्किटो भी एक पैरासाइट है। हमारी बॉडी के अंदर एंडो पैरासाइट पाए जाते हैं, जैसे उचरेरिया है, एस्केलिसिस है, फिलेरियल वोम है, ये सारे के सारे पैरासाइटिज्म के एग्जाम्पल है बेटा। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज में क्या होता है, कैमोफ्लाज के अंदर एक का तो बेनिफिट होता है और एक का नुकसान होता है। ये कुछ प्रीडेशन जैसा ही है बेटा, कि इसमें क्या है, प्रीडेशन होता है, प्रीडेटर्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कैमोफ्लाज के अंदर जो चैमेलियन होता है ना, वो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है, गिरगिट अपना कलर चेंज कर सकता है, और कलर चेंज करके सराउंडिंग के जो मैटर है ना उनके हिसाब से अपना कलर डिजाइन कर लेता है, और जैसे ही उसका शिकार उसके पास आएगा उसको कैप्चर कर लेता है। तो वो एक क्या है, कलर चेंज करने की कैपेसिटी। वैसे ही कुछ फ्रॉग भी अपना कलर चेंज कर सकता है, मिमिक कर सकते हैं, वो भी एक कैमोफ्लाज है, कलर मिमिक्री कर सकते हैं वो भी, कि अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या है, वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वाला जो इंटरेक्शन है ना बेटा, इसमें क्या दोनों का ही फायदा है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों का ही फायदा है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी फायदा है, और हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, आपको भी फायदा है। तो सॉरी, ये एक जस्ट जोक था बेटा। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल क्या हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है जिसमें दोनों स्पीसीज का बेनिफिट हो, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों का फायदा होगा। एसोसिएशन ले सकते हैं इसमें हम सभी के सभी, जिसमें लाइकन्स थे, माइकोराइजा थे, ये सारे एग्जांपल इसमें आ सकते हैं म्यूचुअलिज्म में, कि दोनों का ही क्या है, बेनिफिट हो रहा है, उसको न्यूट्रिशन दे रहे, वो उसको न्यूट्रिशन दे रहे। इंट्रा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर और इंट्रा दो तरह का कंपटीशन होता है बेटा, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंटर का मतलब होता है दो के बीच, इंट्रा होता है एक के बीच में ही। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है, दो स्पीसीज के बीच में, और इंट्रा क्या है, सेम स्पीसीज के ही ऑर्गेनिज्म के बीच में। जैसे अगर लायंस के बीच में कंपटीशन है, बहुत सारे लायंस के बीच में, तो क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है बेटा वो। इंटर स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, दो के बीच का। इंटर का मतलब क्या होता है, बीच का। तो दो स्पीसीज के बीच का कंपटीशन है, जैसे मान लो लायन है और टाइगर है, फूड रिसोर्स के लिए दोनों ही फाइट कर रहे हैं, तो दोनों का ही नुकसान होगा ना बेटा। तो ये इंटरेक्शन क्या है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों का ही नुकसान हो रहा है, कंपटीशन में आ जाता है बेटा ये। काफी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 25 है, दिस इमेज हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी ऑफ एडीए किड। एडीए का मतलब क्या है, एडिनोसिन डाई एमिनेज, और स्किड डिजीज कौन सी होती है, सेल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये वो डिजीज है बेटा जो हमारी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी में होती है। जैसे एचआईवी में भी कुछ इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होती है, जो एचआईवी जिसमें एड्स डिजीज होती है, जिसके जिसकी वजह से उसमें हमारे इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जो है ना स्प्रेस हो जाता है। तो एडीए भी क्या है, इसके अंदर जो एंजाइम बनता है ना, डाईएमिनेज एंजाइम, एडिनोसिन डाईएमिनेज एंजाइम, हमारे इम्यूनिटी को बनाता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। क्वेश्चन दे रखिए बेटा इस पे, पहला क्वेश्चन है, मेंशन द कॉज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी क्या है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या है, जो एडीए का जो एंजाइम है ना वो नहीं बन पाता। ये एंजाइम क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसकी जीन म्यूटेटेड हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको ठीक करने के लिए कई सारे मेथड है बेटा। जैसे जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी कर सकते हैं। जीन थेरेपी में क्या होता है लाला, पहला हमारा जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो बोन मैरो, जो हमारी लिम्फोसाइट सेल होती है ना, उनको निकाल लेते हैं पेशेंट की, पेशेंट की लिम्फोसाइट सेल निकाली, और उनके अंदर हमने एडीए का जीन ऐड कर दिया, और उसको फिर कल्चर करके और वापस पेशेंट में डाल देंगे। पहला मेथड तो जीन थेरेपी है। इसका दूसरा मेथड क्या है, बोन मैरो जो है उनको
ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं कि एक हेल्दी पर्सन की बोन मैरो निकाली और उसको दे दी, एक हेल्दी पर्सन की, हाँ हेल्दी पर्सन की, मैंने सोचा मैंने बोल दिया हेल्दी पेशेंट की, हेल्दी पर्सन की जो है ना, हमने बोन मैरो ली जिसमें एडीए भी है। हेल्दी पर्सन का मतलब यही है ना कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसको निकाला वहां से और कहाँ डाल दिया हमने, जो पेशेंट था एडीए, जो एडिनोसिन डाइमीनेज की डिजीज थी जिसमें, उसमें। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ये। और भी क्या हो सकता है, एडीए इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, वैसे ही पेशेंट को एडीए के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। लेकिन ये कॉस्टली भी होगा और इसको बार 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 रिपीट करवाना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। रिपीटेशन इसमें भी होती है, इसमें भी, इसमें बहुत कम रिपीटेशन होती है। लेकिन कंप्लीट क्योर क्या है, जीन थेरेपी ही है। और कब है ये, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। अगर जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर की जाए तो ये क्या परमानेंट क्योर है इस बीमारी का। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एरिया स्पीसीज area curve is drawn by plotting the number of species against the area. How it is that when a very large area is considered to slope, अभी से ना बता बेटा, एक एरिया स्पीसीज का कर्व है कि जैसे जैसे मान लो इस तरफ हमने ले लिया एरिया, इस तरफ ले लिया हमने स्पीसीज रिचनेस, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है ना स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक ही बढ़ती है, एक स्पेसिफिक रेंज तक बढ़ती है, फिर क्या है ये लिमिट आ जाती है। सिग्मोइड कर्व बनता है इसका कि एक स्पेसिफिक रेंज तक, जैसे कि मान लो हमने 1 स्क्वायर फीट के अंदर स्पीसीज को डिस्कवर किया, 2 स्पीसीज मिल गई, हमने 2 स्क्वायर फीट लिया, एक और मिल गई, तो एक पहले मिल गई थी, एक पहले 2 होगी ना, अब 2 स्क्वायर फीट में एक और लिया हमने, 2 और मिल गई उसमें 3 स्क्वायर फीट में, तो 4 स्पीसीज होगी। फिर ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ रही है ना साथ के साथ, कि इतने से एरिया में, जैसे मान लो इस एरिया में डिस्कवर किया हमने, 1 स्पीसीज मिल गई, अब इतने में डिस्कवर किया 2 इसमें मिल गई, तो टोटल कितनी होगी 3। अब हमने एरिया बढ़ा दिया तो इसमें 4 इसमें मिल गई, तो 4 और 3 टोटल कितनी होगी, अब 7 होगी। तो स्पीसीज एरिया के साथ साथ बढ़ रही है, एरिया जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ रही है, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज तक ही बढ़ेंगी, उसके बाद फिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड मिल जाएंगे हमें स्पीसीज। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है बेटा, व्हाट डज द टर्म जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर टू। जेनेटिकल डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा, जीन के अंदर विभिन्नता, जेनेटिक विभिन्नता, जो जीन हमारा उसके अंदर विभिन्नता। जेनेटिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कितने अलग अलग टाइप के जीन पाए जाते हैं। जैसे अगर हम मैं बात करूं जेनेटिकल डाइवर्सिटी में, जैसे राइस, अकेला राइस क्या 50,000 तरह का पाया जाता है बेटा। अगर मैं बात करूं मैंगो है, मैंगो है लगभग 8,000 तरह का मैंगो पाया जाता है, हमारे इंडिया की बात करें हम तो। ये जेनेटिकल डाइवर्सिटी बेटा, जीन के अंदर भी डाइवर्सिटी है, स्पीसीज में तो डाइवर्सिटी पाई ही जाती है कि अलग अलग टाइप की स्पीसीज मिलेंगी, एक जीनोम में भी अलग अलग वेराइटी पाई जाती है। ये भी क्या है, वेरिएशन की वजह से होती है। तो ये जीन डाइवर्सिटी है, तो ये जीन के अंदर डाइवर्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज द कलेक्शन ऑफ व्हाइट विंग मोथ एंड डार्क विंग मोथ मेड इन इंग्लैंड बिटवीन 1852-1920 कंसिडर ए गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का ये एक अच्छा सा एग्जांपल है, क्यों है। अब 1850 से 1920 के बीच में जो इंग्लैंड था ना बेटा, वहां पर क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन। एक जीके का क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया है। इस बीच में क्या हुआ था, इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हुआ था। अब इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन से पहले क्या था, एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक प्लांट बना लेते हैं बेटा, मान लो ये प्लांट है, हाँ मुझे पता प्लांट तो नहीं है ये, एक और भी प्लांट बना लेते हैं, प्लांट ही प्लांट बना लेते हैं। अब ये जो प्लांट है ना हमारा, ये है 1850 से पहले का, बिफोर 1850 से पहले का प्लांट है, बहुत पुराना प्लांट दिखा दिया मैंने आज आपको। और ये है 1920 के बाद का, आफ्टर 1920, ये 1920 के बाद का है। ये 1850 से पहले का है, 1857 की क्रांति, बस आपने सुना होगा, उससे भी पहले का प्लांट है ये।
अब उस टाइम पर क्या होता था बेटा, उस टाइम पर जो प्लांट, एक बार इसकी स्किन बना लेते हैं प्लांट की दोनों की, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो ये स्किन ही है। जो प्लांट का जो स्टेम होता है ना वो डार्क कलर का पाया जाता है, क्योंकि वो क्या है, कोर्टेक्स है बेटा, और कोर्टेक्स कैसा होता है, डार्क कलर का होता है। ऐसे डार्क कलर का हमने क्या बना दिया, स्टेम बना दिया इसका, ठीक है। इस तरफ भी बना देते हैं डार्क कलर का, ये भी डार्क कलर का ही है, ठीक है। इस तरह का हमारा क्या स्टेम का कलर पाया जाता है, ठीक है, स्टेम का कलर है हमारा। लेकिन जो 1857 की अगर हम बात करें ना, 1857 की क्रांति की बात करें, तो 1850 से पहले जो पंजाई होती थी, एक पंजाई का कलर कैसा ले, हाँ कुछ इस तरह का कलर ले लेते हैं। तो ऐसे फंजाई लग जाती थी इस प्लांट के ऊपर, व्हाइट मोथ, व्हाइट फंजाई बोल सकते हैं उसको। तो क्यों लगती थी बेटा, ये इसका एसोसिएशन था, जैसे हम माइकोराइजा पढ़ते हैं ना, ऐसे इसका ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है, ठीक है। इस तरह से क्या प्लांट के ऊपर फंजाई लग जाती थी व्हाइट। अब जो बिल्कुल व्हाइट, अब ये व्हाइट कलर ले लेते हैं। अब इसके ऊपर अगर व्हाइट मोथ बैठेगी ना, और ये इसके ऊपर हमने व्हाइट मोथ को बैठा दिया, ठीक है, ये व्हाइट, इसको कंप्लीट व्हाइट ही कर देता हूं। ये व्हाइट कलर की जो सिल्क मोथ थी ना, वो इस प्लांट के ऊपर बैठ जाती थी। साथ में बैठती थी बेटा एक जो ब्लैक कलर की थी, डार्क कलर की, ये डार्क कलर की है, ठीक है। इसको भी डार्क कर देते हैं, इसने हमारा क्या बिगाड़ा। तो ये ऐसे बैठ जाती थी। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन खत्म हुआ ना, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन खत्म होते ही अब क्या हुआ, जो मोथ है ना, जो सॉरी, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन खत्म नहीं, शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन शुरू हुआ, तो उसमें क्या हुआ बेटा, जो पोल्यूशन था ना वो ज्यादा हो गया। पोल्यूशन की वजह से ये जो एसोसिएशन था ये टूट गया, ये फंजाई जो थी ना ये मर गई, ये फंजाई जो इसके ऊपर लग रही थी ये मर गई। अब इसके ऊपर क्या है, जो डार्क कलर की है ना, ये वाली, ये डार्क कलर की बना दी, और एक बना देते हैं हम इस पे व्हाइट वाली, ये व्हाइट वाली। अब देखो बेटा, इसमें जो बर्ड्स थे ना वो इस मोथ को खाते थे, सिल्क मोथ को। अब उनको क्या है, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन से पहले, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन से पहले की अगर देखें हम, तो व्हाइट वाली विजिबल नहीं थी, ब्लैक वाली विजिबल थी। तो ये 1% से भी कम थी, और ये 99% के आसपास थी इनकी पॉपुलेशन। क्यों, ये दिखाई नहीं देती थी, नेचुरल सिलेक्शन था, इनको मारकर खा जाते थे बर्ड्स। अब यहां पर अगर आए हम, ये वाली विजिबल होगी, अब ये 1% बच गई, अब ये 99 के आसपास पहुंच गई। अब ये विजिबल होना बंद होगी, क्योंकि ये डार्क के ऊपर डार्क बैठता दिखाई नहीं देता। तो इससे, इसी को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन है ये, कि नेचर में पहले ये विजिबल नहीं थे तो नेचर ने इनको सेलेक्ट कर रखा था, अब ये विजिबल होगी तो इनको बर्ड्स ने खा लिया, और ये इतनी विजिबल नहीं। अब ये थोड़ा कलर वेरिएशन नहीं कर पाया हम इतना ज्यादा यहाँ पर, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो इसी को बोलते हैं बेटा नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये रहेगा हमारा, इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द चांस एविडेंस इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इवोल्यूशन जो होता है ना बेटा, चांस इवेंट होता है नेचर के अंदर, चांस वेरिएशन होता है, चांस म्यूटेशन, बिल्कुल ठीक है। नेचर के अंदर जो अडेप्टेशन होती है ना, ये चांस म्यूटेशन ही तो है। इनको चांस मिल गया, पहले इनको चांस मिल रहा था, अब चांस इनको मिल गया। तो म्यूटे जो वेरिएशन वो चांस उससे उससे होता है, कि एकदम से जो है ना इवोल्यूशन होता है,
और चांस ही क्या होती है, म्यूटेशन भी पाई जाती है। म्यूटेशन भी क्या है, चांस से होती है। इवोल्यूशन बाय चांस होता है, जैसे डिस्कवरी होती है ना, चांस डिस्कवरी होती है। जैसे पेनिसिलिन नोटाटम के ऊपर जो डिस्कवरी थी पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, वो भी एक चांस डिस्कवरी थी। वो कुछ और काम कर रहे थे लेकिन कुछ और डिस्क्राइब हो गया था उनसे। नेक्स्ट देखिए, परबा हैज सीन ह्यूज गार्बेज डंप आउटसाइड द स्कूल which which are being regularly disposed by NCD. Parva discussed the problem with schoolmates and decide to organize a rally to spread awareness among local people about public hygiene। देखो, एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है, इसने क्या देखा अपने स्कूल के बाहर, जो ना एमसीडी वाले क्या कर रहे थे, कचरे का ढेर लगा रहे थे, वहां पर डिस्पोज करके जा रहे थे गार्बेज को। तो अब वो पब्लिक हाइजीन के लिए किस कुछ रैली निकालना चाहती है, तो उसके ऊपर कोई स्लोगन तैयार करना हमने, नेम द टू इन्फेक्शन इन्फेक्टिशियस डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम गार्बेज। और इस गार्बेज से दो बीमारी हो सकती है, वो बतानी हमने। इस गार्बेज के ऊपर क्या बैठ सकते हैं बेटा, मॉस्किटो ग्रो कर सकते हैं, या फिर फ्लाई मक्खियां हैं। अब ये क्या क्या चीजें फैला सकती हैं, जैसे एस्कैरिस है, वुचरेरिया है, मलेरिया है, ये बीमारियां फैला सकते हैं ये। और कौन से वो जो दो स्लोगन तैयार करें स्वच्छ भारत अभियान के लिए, कोई भी दो स्लोगन आप तैयार कर सकते हैं, इस पर कोई भी दो स्लोगन लिख सकते हैं हम इसके लिए, कि इनसे क्या होता है, यहाँ पर जो ये मक्खी बैठती हैं या भाई मच्छर जो बैठते हैं, इनसे बीमारियां फैलती हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह कोई दो स्लोगन हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग्स। आपने ये पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस दे रखी है। हाउ इज प्राइमरी oocyte डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte है ना, उस सेकेंडरी oocyte से कैसे अलग है। ये हमारा प्राइमरी oocyte है और यहाँ पर हमारा सेकेंडरी oocyte है। ये बेटा डाइप्लोइड होता है और ये क्या होता है, एप्लोइड होता है। ये इनके अंदर क्या है, डिफरेंस है। ये बर्थ से पहले बनता है और ये प्यूबर्टी पर बनता है। प्यूबर्टी पर बनता है ये बर्थ से पहले, जब फीमेल फिटस के अंदर होती है ना, मदर के अंदर जब कोई लड़की होती है, तब ये बन जाते हैं बेटा प्राइमरी oocyte। और जो ये सेकेंडरी oocyte है, ये प्यूबर्टी पर स्टिमुलेशन के बाद बनते हैं, जब एफएसएच इनको स्टिमुलेट करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेंशन द चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड ग्रेफियन फॉलिकल इन द oogonia। जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल तक जाता है ना, तो इनके अंदर क्या होता है, ओवम होता है बेटा, oogonia होता है, वो ओवम तक बदल जाता है, ओवम बनता रहता है। स्टार्ट में क्या है, ये oogonia है, मैच्योर होगा, पहले ये डाइप्लोइड था, एप्लोइड होगा और फिर ओवम की फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी इन ए ह्यूमन फीमेल एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर कितनी फॉलिकल बची होती हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूबर्टी के टाइम पर बची होती है बेटा 1 2, प्यूबर्टी के टाइम पर पूछी है, प्यूबर्टी के टाइम पर बचती है बेटा 60 से 80 हजार। बर्थ के टाइम पर ही पूछ सकता है ये, कि जब फीमेल का बर्थ होता तब कितनी होती है। ये पाई जाती है 1.5 मिलियन पर ओवरी, ये भी पर ओवरी है। तो 15 लाख होती है जन्म के बाद, और जन्म से प्यूबर्टी तक डीजनरेट होती रहती हैं, और बस्ती कितनी है 60 से 80 हजार। व्हाट हैपेंड टू द ग्रेफियन ग्रेफोन। देखो मेरी मिस्टेक नहीं है स्पेलिंग में, यहाँ पर पहले ही मिस्टेक दे रखी इन्होंने। व्हाट हैपेंड टू द ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। कार्पस लुटियम बना लेती है ये, क्या बना लेती है, कार्पस लुटियम, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम से क्या निकलता है बेटा, प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन किसमें हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम को मैच्योर करने में, उसमें न्यूट्रिशन रिप्लेनिश करना है। नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन है, एक आपने ये टेक्स्ट पढ़ना है, केस स्टडी है, और ये यहाँ पर आंसर है। देखिए बेटा मेरा तो डायरेक्ट यही तरीका है, मैं पहले आंसर पढ़ते सॉरी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हाँ अगर आंसर मिल जाए तो मैं आंसर ही पढ़ लेता हूँ, अगर चिट आ जाए तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको भी मैं ऐसे ही सजेस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको ना समझ में आए ना ये क्वेश्चन, तो ये पढ़ लेना, टाइम बचा तो भी ये पढ़ लेना।
नहीं तो डायरेक्ट इनके आंसर यहीं से आ जाते केस स्टडी के। मोस्टली केस स्टडी में क्या होता है, आपने ये पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से इनके क्वेश्चंस के पढ़ कर दे सकते हैं। क्वेश्चन है, इन विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ग्राफ देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैक्सिमम चांसेस ऑफ ए पर्सन ट्रांसमिटेड ए डिजीज इन्फेक्शन एंड वाई। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, इस तरफ तो दे रखा है बेटा टाइम, इस तरफ दे रखा है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है, ये जो एरिया ना यहाँ पर सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगी, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बिल्कुल घट जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मान लो HIV हमारी बॉडी में एंटर कर गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो अपनी ग्रोथ करेगा, जब वो पीक पर होगा ना, उसके बाद या तो हमारी इम्यूनिटी इसको सप्रेस करती आ जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, या फिर वहां से वो बढ़ता ही चला जाएगा, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा। अगर HIV है तो सप्रेस कर देगा। दूसरी जो डिजीज है ना, जो दूसरी डिजीज है होस्ट के अंदर, उनको हमारी सेल मार भी देती है। तो यहाँ पर क्या है, ये टाइम पीरियड है सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांस है ट्रांसमिशन का डिजीज का, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, स्टडी द ग्राफ एंड राइट व्हाट इज एन इंक्यूबेशन पीरियड नेम ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। STD डिजीज बतानी है और ग्राफ को स्टडी करके बताना है इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा है। इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होगा बेटा, ये जो पीरियड है ना हमारा, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये इंक्यूबेशन पीरियड है, कि इस पीरियड में क्या है, ट्रांसमिशन भी कम है, माइक्रोब्स भी कम है, क्योर भी सबसे आसानी से इस पर हो सकता है, कंट्रोल भी इसी उसमें हो सकता है। और STD डिजीज भी बतानी, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, STD डिजीज बतानी है कौन सी है, एड्स है, गोनेरिया है, जेनिटल हर्पीज है। ड्रा ए सिस्टमेटिक लेवल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का डायग्राम बनाना कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा डायग्राम है हमारा। यहाँ पर क्या होते हैं, इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ ये जुड़ी होती है बेटा। यहाँ पर क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, कुछ इस तरह का डायग्राम आपने पढ़ रखा है। ये लॉन्ग चेन है, ये हैवी चेन है, और ये लाइट चेन है, इसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये। इस तरह का डायग्राम एनसीईआरटी में एक बार देख लेना। इन विच पीरियड द नंबर ऑफ इम्यून सेल फॉर्मिंग एंटीबॉडीज विल बी द हाईएस्ट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से स्प्रिंग है एक पर्सन, तो इम्यून इम्यून सेल जो है ना, वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन किस टाइम पर करेंगी, जब इम्यूनिटी सिस्टम में जो हमारी मैक्रोफेगस फेगोसाइट के कंट्रोल में नहीं होता ना, फिर उसके बाद एंटीबॉडी जनरेट होती है डेंड्रिटी सेल की हेल्प से, वो लिम्फ नोड के अंदर जाकर एंटीबॉडी तैयार कराती है जो ब्लड में सेक्रेट होती है निमोनिया के टाइम पर। इन्फेक्शन कोजिज डिजीज फिर, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी और फिर क्या उसका क्योर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है ना, देखो इसको अगर मैं क्यों, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये इतना, यहाँ तक कोई भी साइन नहीं है सिम्टम्स का, यहाँ तक आते आते कुछ साइन आ जाती है सिम्टम्स की, यहाँ तक तो फिर सबसे ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं। ये जो पीरियड है ये बीमारी का पीरियड है, टाइम पीरियड इलनेस का। ये जो पीरियड है ना बेटा, ये क्योरनेस का, कि उसका क्योर चल रहा है, यहाँ से फिर खत्म होने के साइन आ जाते हैं और ये फिर डिजीज खत्म हो जाती है। नेम द इम्यून सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां से बनती है बेटा, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है, सेल बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। लास्ट पेज है बेटा हमारा, लास्ट 3 क्वेश्चन है। ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स इन एंजियोस्पर्म। पोलन ग्रेन्स का मैच्योर डायग्राम बनाना बेटा, पोलन ग्रेन का डायग्राम। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, गैप पाए जाते हैं, ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, जिनसे
जर्म सेल बाहर रिलीज होती हैं। इसके अंदर यहां पर क्या पाए जाते हैं, एक तो ये बड़ी सेल है, हाँ इसे नहीं, इसके अंदर फ्लोटेड एक छोटी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस। नेक्स्ट कलर, ये बड़ी सेल है। ये तो कौन सी है, वेजिटेटिव सेल। ये कौन सी है, जनरेटिव सेल। ये क्या है, एग्जाइम। ये क्या है, इंटाइन। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ आपने स्टडी करना है, डायग्राम और आंसर देने हैं। अब देखिए बेटा, इसमें क्या है, दो प्लांट दे रखे हैं, एक प्लांट के ऊपर दो फ्लावर है, एक के ऊपर एक ही फ्लावर है। एक के अंदर क्या दिया है, यही पूछ रखा है ना। इसमें क्या बताना आपने, एक दो तीन, ये क्या है। फर्स्ट में क्या है, सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन इसी पर लैंड हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, ऑटोगेमी। एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स, एक ही प्लांट के फ्लावर के, सेम प्लांट के फ्लावर के ऊपर, जो सेम प्लांट है उसके फ्लावर पर, सेम ही फ्लावर पर अगर पोलिनेशन होती है और फर्टिलाइजेशन होती है ना, पोलिनेशन पोलिनेशन, तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है। दूसरा क्या है, दूसरा बेटा ये कि फ्लावर तो अलग है लेकिन प्लांट इसमें भी सेम है, इसको बोलते हैं बेटा हम गेटनोगेमी। इसमें भी इवोल्यूशन नहीं होता, जेनेटिकल मटेरियल सेम होता। अब इसमें क्या, फ्लावर भी अलग प्लांट भी अलग, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, जीनोगेमी। जीनोगेमी। नेक्स्ट है, हाउ डू प्लांट पोलिनेट। अब इसमें बताना है, अचीव पोलिनेशन सक्सेसफुली। वाटर लिली एयर से पोलिनेट होती है, वेल्सनेरिया एयर से पोलिनेट होता है। इसमें क्या है, ऑटोगेमी पाई जाती है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जीनोगेमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, ए फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक्सप्लेन वन हेरिडिटरी एंड वन फिजियोलॉजिकल डिवाइस विच हेल्प प्लांट टू अचीव दिस टारगेट। अब इसमें क्या बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, पहले बात तो ये, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, जो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं ना, उनके अंदर आता है बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ऑटोगैमस फ्लावर के अंदर क्या होता है, जो सेम ही फ्लावर पर सेम ही प्लांट पोलिनेशन करते हैं, तो उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है कि वो फर्टिलाइजेशन करने के लायक नहीं रहते, वो स्टेराइल हो जाते हैं वो प्लांट। तो इसको रोकने के लिए प्लांट क्या करता है, दो मेथड बताने हैं आपने, एक तो हेरिडेटरी और दूसरा आपने बताना फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल डिवाइस कौन सी है बेटा, फिजियोलॉजिकल डिवाइस है, पोजिशनिंग अलग अलग कर सकता है कि फ्लावर में स्टिग्मा जो है ना, स्टिग्मा ऊपर चला जाए और जो स्टेमन्स है, पिस्टल ऊपर चला गया और स्टेमन्स नीचे रहेगी, तो पोलन ग्रेन्स नीचे ड्रॉप हो जाएंगे, उसके पोजिशनिंग अलग अलग कर सकता है। मैच्योरेशन पीरियड, मैच्योरेशन पीरियड अलग अलग कर सकता है, अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो। और हेरिडेटरी में क्या कर सकता है, यूनिसेक्सुअल प्लांट बना लेगा। यूनिसेक्सुअल क्या है, फ्लावर होंगे कि इसमें या तो मेल ही पार्ट मिलेगा या फीमेल ही पार्ट मिलेगा, तो भी इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन ओप्रोन। ओप्रोन को डिफाइन करना, हजार बार डिफाइन कर चुके हम ओप्रोन को। ओप्रोन को डिफाइन करना, ओप्रोन क्या होता है, लैक ओप्रोन को आपने डिफाइन करके दिखाना है इसमें। ओप्रोन एग्जाम्पल देना है, लैक ओप्रोन का एग्जाम्पल इसके अंदर। ओप्रोन क्या होता है, वो सिस्टम जिसमें ये पाया जाता है। अब ये एक जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन के आगे एक और जीन पाई जाती है बेटा, जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन ये क्या हमारी, ये है हमारी स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में क्या है, यहां पर मिलेगा टर्मिनेटर।
यहां पर मिलेगा प्रमोटर, यहां पर क्या है ऑपरेटर, इसमें भी यहां पर इसका प्रमोटर है, यहां पर इसका टर्मिनेटर है। ये 100, इसमें ऑपरेटर नहीं पाया जाता बेटा, ये 100% क्या है एक्टिव जीन होती है। जितनी भी रेगुलेटरी जीन है ना हमारी बॉडी में वो एक्टिव रहती है। स्ट्रक्चरल जीन जो है उनको क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। जो रेगुलेटरी जीन है ये कभी भी रेगुलेट नहीं होती, इनसे हमेशा क्या बनता है, कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा। लैक ऑफ में पढ़ाएंगे, ये प्रोटीन आकर यहाँ पर आकर चिपक जाएगा ऑपरेटर के ऊपर, जिससे फिर यहाँ से आगे जो भी प्रोटीन बनना था ना, जो भी एमआरएनए बनना था वो एमआरएनए नहीं बनेगा। अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज आ जाता ना, वो इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा, इसको यहाँ नहीं जाने देगा। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ना, अगर ये यहाँ पर ये अगर इस ऑपरेटर पर नहीं पहुंचा तो ये जीन ये एमआरएनए बन जाएगा, ये ऐसे एमआरएनए बन जाएगा वाई जेड वाई वाई जेड जेड वाई ए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये फिर इससे एंजाइम बन जाएंगे। तो ये लैकोप्रोन है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें नेक्स्ट है रिकम्बिनेंट डीएनए दे रखा है, एक मिनट ये रह गया, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन को बताना बेटा। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। तो कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन को आपने डिस्क्राइब करना है। इस तरह की एक जीन पाई जाती है, इस जैसे ये जीन है, इस जीन के ऊपर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या सिग्मा फैक्टर लगा होता है, जिससे फिर सिग्मा फैक्टर की हेल्प से क्या है यहाँ पर पोलीमरेज एंजाइम एंटर करता है और फिर इसकी पोलीमरेशन करेगा, और यहाँ पर क्या है रो फैक्टर पाया जाता है। रो फैक्टर क्या करता है, इस सिग्मा फैक्टर को बाहर निकाल लेता है, जिससे आरएनए बन जाता है। कंप्लीट वन शॉट वीडियो के अंदर भी हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखी है और इसमें कोई डाउट रहता आपका तो एक बार वहां जाकर जरूर देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक रिकम्बिनेंट डीएनए है, आरडीएनए बना रखा है, इसमें जो भी है ये पढ़ लेना। इसमें क्वेश्चन है बेटा, ये बैक्टीरियल सेल इज शोन फिगर, इस फिगर में दिखा रखा है लेवल डायग्राम, ए और बी इनको बताना हमने। ए क्या बी क्या है, ए क्या बेटा इसका, ये इसका प्लेज्मिड, प्लेज्मिड सर्कुलर डीएनए, ये क्या इसका जीनोम जेनेटिकल मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए लीनियर डीएनए फ्रेगमेंट and a plasmid has a 3 restriction site of E core I. How many fragment will produced by the linear DNA? अब इसके ऊपर जो है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की 3 साइट है, मान लो 1 2 और 3, कितने फ्रेगमेंट हो गए 1 2 और 3, तो 3 ही फ्रेगमेंट इसके हो जाएंगे। For the selection of recombination, insertional inactivation, antibiotic marker has been expressed by insertional inactivation marker gene coding chromosomal substrate give region। अब इसमें बताना बेटा, जैसे ये एक हमारी प्लेज्मिड, इस प्लेज्मिड के अंदर, एक मिनट, जीन कोडिंग क्रोमेटिन सबस्ट्रेट expressed by the insertional inactivation, इसके अंदर यहां पर ये एक जीन लगा हुआ, एक ये इस तरफ जीन, ठीक है। मान लो यहां पर एक एंटीबॉडी का जीन है, एम्पीसिलिन का, इस तरफ टेट्रासाइक्लिन का होता, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है बेटा, और एक है एम्पीसिलिन, बैक्टीरिया से मिलने वाली, ठीक है। अगर मान लो यहां पर हमारी जीन ऐड होगी ना, इसको कट करके हमने नई जीन डाल दी, तो इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो थी, टेट्रासाइक्लिन की जो जीन है वो हमने काट दी, तो टेट्रासाइक्लिन इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, टेट्रासाइक्लिन इसको काट नहीं पाओगी, इसको मार नहीं पाओगी। तो जैसे इसको हमने कल्चर में डालेंगे तो टेट्रासाइक्लिन इसको अनअफेक्टेड छोड़ देगी, इस प्लेज्मिड को कुछ भी नहीं कहेगी। तो हमने पता लगा कि हमारी जीन ऐड हो चुकी है, हमारा डीएनए रिकम्बिनेंट हो चुका है, इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बस यही थे बेटा आज के इसमें, आज की वीडियो में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।
नेक्स्ट जो वीडियो हमारी कल आने वाली है HBSC बोर्ड वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहने वाली है। उसमें हम केमिस्ट्री की क्या करवाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनवाएंगे। हमारी जो टीम है ना वो 2 दिन से लगी हुई है बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको सिलेक्ट कर रही है। उनको सिलेक्ट करके जो रिकमेंडेड क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ये तो आएंगे ही, वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो कल उसको हम एक्सप्लेन करवाएंगे आपके पास, आपके सामने। तो वो वीडियो बिल्कुल देखना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह खैर करे।